फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको विस्तार से आज बताएंगे खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए उन प्रमुख खबरों की, आपको बताएंगे किस तरीके से भारत और म्यांमार के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह है म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात भी की। क्या मायने हैं इस मुलाकात के, वो आपको हम बताएंगे। साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम एशिया में जिस तरीके से हालात बने हैं उसको लेकर अब ईरान और अमेरिका के बीच क्या जो बात है वो बनती हुई यहाँ नजर आएगी या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। क्या दोनों देशों के बीच अहम समझौता जो है वो हो सकता है या अभी भी वही स्थिति यानी जो सस्पेंस है वो बरकरार रहेगा, और इसके किस तरीके से लगातार जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच एक मजबूत सौदा अगर होता है, जो अगर डील होती है, तो क्या उसका लाभ अलग अलग देशों को मिल सकेगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी क्या उसकी स्थिति रहेगी, बताएंगे। और बात करेंगे खासतौर से आप ही अब से कुछ देर बाद क्या कुछ खास स्थिति रहेगी। और वहीं पश्चिम बंगाल की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार हम शुभेंदु सरकार जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है वो हमें लगातार देखने को मिल रहा है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो है वो यहाँ नजर आता है। ये कुछ प्रमुख खबरें रहेंगी, इसके अलावा भी और काफ़ी बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति, बिहार में महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, व्यापार, सीमा सुरक्षा और रक्षा पर विशेष फोकस। डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, चुने गए विधायक दल के नेता 3 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ। सोनारपुर में लोगों के आक्रोश का शिकार हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, उग्र भीड़ ने किया आक्रामक हमला। इससे पहले विधानसभा हस्ताक्षर विवाद में भी नोटिस मिलने से बढ़ी टीएमसी सांसद की मुश्किलें। नौसेना वाटिका का उद्घाटन के मौके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सशक्त सेना और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के दम पर सुरक्षित होगा समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर बना हुआ है सस्पेंस। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ की बैठक, हॉर्मुज़ खोलने और परमाणु वार्ता शुरू करने पर फोकस। और आइए न्यूज नाइट की शुरुआत यहां करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल सत्ता में आई शुभेंदु सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनार बांग्ला के प्रण के साथ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला रण शुरू कर चुकी है। वहीं चुनावों में जनाधार खो चुकी टीएमसी को सत्ता खोने के बाद भी जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आए। और उसके बिना यहां हमने देखा किस तरह की स्थिति रही। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पश्चिम बंगाल में जब तक टीएमसी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान थी, तब तक उसने पूरे राज्य में भय का साम्राज्य कायम रखा। सालों तक यहाँ हिंसा, वसूली, धमकी और लूट का अंधेरा छाया रहा। लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी वोट की ताकत से इस भय और अत्याचार का अंत कर दिया। जनता का सालों से दबा गुस्सा अब सीधे उन लोगों पर फूट रहा है जिनकी शह पर सारा गोरख धंधा चलता रहा। जनता का आक्रोश। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला उसी उबलते गुस्से का नतीजा है। वो बोला था ना 7 तारीख के बाद डीजे बजाएगा, हम लोग आज डीजे बजाएंगे, आज उनका डीजे बजाएंगे, ठीक है? हम लोग डीजे बजाएगा। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे सांसद अभिषेक बनर्जी को स्थानीय निवासियों और उग्र भीड़ के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा।
देखते ही देखते हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि स्थानीय लोगों ने टीएमसी सांसद पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार भीड़ ने टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ और पिछले शासनकाल के दौरान हुए कथित घोटालों को लेकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इलाके का विकास सही तरीके से हुआ नहीं। पोस्ट पोल वायलेंस में जो लोग इस चीज को लेकर सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर हमला होता था। वो घर पर रह नहीं पाते थे, फॉल्स केस दिया जाता था। और आज उसी का आक्रोश। और सबसे बड़ी जो बात है, वो डीजे वाला जो कमेंट चुनाव रैली से अभिषेक बनर्जी ने किया था, उसको लेकर यहाँ की जो सारी जनता है वो सारे काफी यहाँ पर नाराज हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी इस घटना का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। अभिषेक बनर्जी पर दोहरा संकट। अभिषेक बनर्जी को जनता के गुस्से के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की टीम ने उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर नोटिस सौंपा। यह नोटिस विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच से जुड़ा है। इसी बीच भवानीपुर थाने में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर गुजराती गैंग शब्द का इस्तेमाल कर भड़काऊ पोस्ट किया था। इससे पहले भी विधाननगर साइबर थाने में इसी मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। खनन माफिया बना काली कमाई का कुबेर। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जिस बालू चोरी, राहत सामग्री के गबन और सत्ता के दुरुपयोग की खबरें आम हो गई थी, उन पर अब शुभेंदु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति साफ नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार इलाके में सीबीआई की छापेमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि तृणमूल शासन के दौरान अवैध कमाई का पूरा उद्योग खड़ा कर दिया गया था, जो अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही बेनकाब हो रहा है। सीबीआई की टीम ने कथित बालू कारोबारी लगन शेख के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो वहां से 49,75,000 रुपए नकद और करीब 502 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए, जिसके बाद शमीम शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों का कहना है कि बालू चोरी के इस नेटवर्क में तृणमूल कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी जुड़ रहे हैं। टीएमसी राज में गरीबों का हक लूटा। टीएमसी के संरक्षण में सिर्फ नदियों को ही नहीं चीरा गया, बल्कि गरीबों के हक पर डाका भी डाला गया, जिसका सबूत है कंबल, त्रिपाल और साड़ियों की खेप। ये सारा सामान नदिया जिले के नवदीप नगर पालिका में टीएमसी चेयरमैन विमान कृष्ण साहा के ठिकाने से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सारा सामान सरकारी राहत सामग्री थी, जो आपदा प्रभावित गरीबों में बांटना था, लेकिन टीएमसी चेयरमैन ने इसे बेचकर अपनी तिजोरी भरने की फिराक में था, लेकिन समय रहते पकड़ा गया। इस लूट के उजागर होते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बंगाल के अच्छे दिन। भ्रष्टाचार पर सख्ती के साथ साथ शुभेंदु सरकार विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। मंत्री दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा, टाटा जैसे कई उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। ऐसे में सरकार उनसे बात कर रही है और उद्योग लगाने के लिए जरूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। टाटा जैसा बहुत सारा उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। सरकार बदलते ही उनका फोन शुरू हो गया है, तो हम बोले कि बिल्कुल आपको बुलाएंगे और यहाँ काम करने का, बिजनेस करने का, इंडस्ट्री लगाने का सारी व्यवस्था देंगे। थोड़ी देर, 1-2 महीना समय लगेगा। यह संकेत साफ है कि पश्चिम बंगाल अब पुरानी राजनीति और लूट के मॉडल से आगे निकलकर सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने की राह पर है। बालू माफिया, राहत घोटाले और सत्ता के दुरुपयोग के दौर से बंगाल थक चुका था। ऐसे में अब नई सरकार न सिर्फ गड़बड़ियों पर लगाम कस रही है, बल्कि बड़े उद्योगों को आमंत्रित कर रोजगार और विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, सोनार बांग्ला का जो सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। साथ ही शुभेंदु सरकार जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार कर रही है, वो भी यहाँ पर नजर आता है। अगर बात की जाए सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक किस तरीके से अगर देखें, एक भागम भाग की जो स्थिति है वो यहाँ कहीं ना कहीं नजर आती है। टीएमसी में करप्शन के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो कई टीएमसी नेता, पार्षद और कार्यकर्ता जो हैं वो कार्रवाई के दायरे में। हमने देखा है किस तरीके से लगातार उन पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ पोस्ट पोल हिंसा मामले में भी जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी तक यहां पर देखी गई हैं। तो
तो यहाँ पर कार्रवाई न सिर्फ करप्शन को लेकर बल्कि पोस्टपोल पहले जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी, और वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े जो अलग अलग मामले हैं उनमें लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कौन से वो मामले हैं वो भी आपको हम बताएंगे। खासतौर से टीएमसी नेताओं पर हमने देखा कि जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, गबन के आरोप लगे हैं, उसमें लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी को लेकर लगातार हम देख सकते हैं किस तरह की भागम-भाग स्थिति हमने देखा था। उत्तर 24 परगना की बात की जाए, हावड़ा, बर्धमान, माथाभंगा समेत कई जिलों में जो छापेमारी है वो यहाँ पर की गई थी और उसी वजह से एक भागम-भाग की स्थिति है। और ना सिर्फ करप्शन के खिलाफ हम एक्शन की बात कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ अगर हम नज़र डाल दें कि कैसे अगर अभी तक देखा जाए, क्योंकि करीब 181 से ज़्यादा नई जो FIR हैं वो दर्ज होने का इस दौरान दावा किया गया है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और साथ ही अवैध निर्माण, सिंडिकेट और रंगदारी पर भी जो कार्रवाई है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसी वजह से एक भागम-भाग की स्थिति है और हमने देखा था किस तरीके से इन कार्रवाइयों में हथियार और नकदी जो है उसकी बरामदगी भी यहाँ पर अभी तक की गई है। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए भी हमने देखा बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से शुभेंदु सरकार जो है काम कर रही है और इसके साथ साथ अगर खासतौर से नजर डालें हम किस तरीके की हलचल जो है टीएमसी में वो नजर आती है, क्योंकि ये दावा किया गया था कि 127 से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो इस्तीफा देना चाहते हैं। यानी अगर टीएमसी की भी हम बात करें तो कई नगर निकायों में राजनीतिक हलचल है, क्योंकि वहां पर जो जनता में सिर्फ आक्रोश नहीं है, असंतोष जो है टीएमसी के भीतर भी है, गुटबाजी जो है वहां भीतर भी है और उसकी जो बानगी है वो लगातार देखने को मिलती है। ना सिर्फ हमने देखा कि किस तरीके से असंतोष और गुटबाजी के चलते जो कई ऐसे अलग अलग निकाय हैं जहां पर जो पार्षद हैं वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, हर स्तर पर वही असंतोष जो है नजर आ रहा है। और इसकी बानगी आज भी हमने देखी पश्चिम बंगाल में भी, जहां पर जो जनता का आक्रोश था वो भी हमने देखा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी जो हैं जिन्होंने आरोप यहां पर लगाया था कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो सीधे तौर पर नजर आता है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। PM श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, किस तरीके से शुभेंदु सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ नजर आती है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मुख्य रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जमकर आलोचना करते थे। वे केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने, धमकाने और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते थे। आज उन्हीं केंद्रीय बलों ने उन्हें गुस्साई जनता से बचाया। जो स्थिति यहाँ पर हुई थी उनकी, उससे वहाँ से बचाकर निकाला केंद्रीय रिजर्व बल ने। और उन्हीं की वो हमने देखा था किस तरीके से लगातार आलोचना करते नजर आते थे अभिषेक बनर्जी भी, ममता बनर्जी भी। आज गुस्साई भीड़ जो है, हमने देखा किस तरीके से जनता का जो असंतोष था, जो उनका गुस्सा था, किस तरीके से वो बाहर आया। लेकिन इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो रक्षक बनी अभिषेक बनर्जी के लिए। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वहां पर जो स्थितियां थी, कैसे अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित रूप से वहां से निकाला गया। और आज इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारा जो विशेष है वो आपको बता दें। बात करेंगे भ्रष्टाचार पर प्रहार, एक्शन में शुभेंदु सरकार। जी हाँ, जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं उनको देखते हुए यही फिलहाल हालात अब यहाँ नज़र आते हैं। एक एक्शन जो है शुभेंदु सरकार का नज़र आता है और इसको लेकर अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो हमने यहाँ भी देखी हैं। फिलहाल और जो तस्वीरें उनके साथ क्या स्थिति अब बनती नजर आएगी, अभिषेक बनर्जी की भी खास तौर से बात की जाए। लेकिन उससे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हालात जो बदल रहे हैं। क्या खुशी हमारे साथ जुड़ी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही मोहम्मद एहतशामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रकाश चंडालिया जी हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या खुशी आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरीके से बंगाल बदलाव तो जाहिर तौर पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, करप्शन पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए निखिल जी, सबसे पहले ये बात है कि 15 साल और उसके पहले 35 साल, ये 50 सालों में पश्चिम बंगाल को जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हमने देखा कि बंगाल पीछे चला जा रहा था। बहुत आस लेके पश्चिम बंगाल की जनता ने 2011 में परिवर्तन उन्होंने लाया था, लेकिन क्या देखा हमने? वामपंथी 2.0 सरकार ममता बनर्जी ने चलाया, जिसमें भ्रष्टाचार उनका एक नीति था, जिसको बंगाल में बोलते कि दुर्नीति। एक ही नीति है एक पॉलिटिकल पार्टी की, वो है दुर्नीति। आप ये समझ सकते हैं, मतलब कोई भी ब्रांच पे जाओ, अब शिक्षा की ओर पे देखो, स्वास्थ्य के लिए देखो, आप प्रशासन में देखो, आप उनका म्युनिसिपैलिटी अफेयर्स में देखो, हर जगह फूड में देखो, हर जगह एक ही भ्रष्टाचार। तो हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये भ्रष्टाचार जो एकदम नीच स्तर तक पहुंच गया है, एकदम तृणमूल स्तर तक पहुंच गया, उसको निकाल बाहर करना। हम लोग देख रहे हैं हर जगह पे, अगर आप लोग भी स्टोरी किए होंगे कि कोई पंचायत उप प्रधान, उनका घर ऐसा है कि केजरीवाल जी भी शर्मा जाए, उनका शीश महल भी शर्मा जाए। कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि अपने घर में पंचायत के प्रधान, उनके घर में 80 लाख और खेत में 2.5 करोड़, मतलब खेत में जहां पर गन्ना उगने का बात है या धान उगने का बात है, वहां पर पैसे रखे जा रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार, इसका मतलब मुकाबला करना सबसे बड़ी बात है। मतलब जो कहते हैं इट विल बी अ टफ गेम, बट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, महिलाओं के अत्याचार के लिए जीरो टॉलरेंस। और आज उसका हमने एक ट्रेलर देखा है। हम लोग समर्थन नहीं करते इस चीज को जो अभिषेक बैनर्जी भाईपों के साथ हुआ है, लेकिन कर्मफल इसको ही कहते हैं निखिल जी। उन्होंने कहा था कि डीजे बजाऊंगा, वो वीडियो वायरल हो चुका है, और डीजे आज पश्चिम बंगाल की जनता ने, माताएं ने, बहनें ने उनका बजाना चाहा। बिल्कुल, जनता में जो असंतोष था
वो कहीं ना कहीं दिखेगा तो सही, वो बाहर आ रहा है। पहले डर का माहौल था, उस वजह से शायद ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। और एहतेशाम हक जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब तब हम बात करते हैं बंगाल को लेकर, बदलाव हम सभी देख रहे हैं, और जैसा कि किया जी ने इसका जिक्र किया कि आज की जो घटना हुई है वो वाकई सही नहीं है। और वहाँ भी जिनको अभी तक जिन पर उंगलियाँ उठाई जाती थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर बात की जाए, आज वही उनके लिए रक्षक बनी है वहाँ पर। बिल्कुल निखिल जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए राजनीति में इस तरह की घटना घटती है, लेकिन हम समझते हैं कि आज की घटना ये घटना नहीं घटनी चाहिए। मैं केआदी जी साहब से बोल रही थी, मैं निंदा इसलिए करता हूं कि देखिए लोकतंत्र में, देखिए विपक्ष में हमें जनता ने समझ लिए विपक्ष में बैठाया, कुछ न कुछ हमारी समझ लिए नाकामी थी, इस वजह कर आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर करके गवर्नमेंट बनाया है। लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जो हम एमपी जो अंडे चप्पल और ये बताए गए, ये नहीं चाहिए। देखिए हर चीज का मतलब ये कहीं ये सही है एहतेशामुल जी, लेकिन ये तो शायद उस वक्त भी हमें सोचना चाहिए था जब यहाँ की जो जनता है विकास की उम्मीद करती थी, तब शायद इस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी जाती थी, जब तो लोकतंत्र को ही गलत बता दिया जाता था। ये जो इसमें जनता, इसमें भारतीय जनता पार्टी हम समझते हैं कि ये कोई भी मतलब नेता अपने इलाके में या अपने नहीं, आपके लिए तो ऐसे तो फिर विरोधी पूरी जनता हो जाएगी बंगाल की। अगर आपको ये विरोधी लग रहे हैं तो उससे पहले शायद इस बात पर आपको सोचना चाहिए कि विरोध आखिर क्यों हो रहा है, और ये विरोध बंगाल की जनता ने शायद किया है और उन्होंने अपना जो जनमत दिया था उससे आपको इस बात को और देखना चाहिए कि विरोध जो है उसका परिणाम था वो। निखिल जी, हमने तो एक्सेप्ट किया, जनता ने जनादेश जिस हिसाब से दिया भारतीय जनता पार्टी को, आज ये अच्छा मैसेज है कि पर लोगों ने काम किया और के लिए आज समझ लिए काम नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर करके आज सरकार यहाँ जनता ने भरोसा किया है, तो ये अच्छा मैसेज है। लेकिन ये वापिस जिस हिसाब से हमारे अभिषेक बनर्जी पर भी जिस हिसाब से हुआ, ये नहीं होना चाहिए। देखिए तो फिर बाहर क्या रहेगा, फर्क तो फिर नहीं रहेगा। मैं क्या नहीं कहूंगा कि देखिए अगर मैं भी इस तरह का काम किया और आपके द्वारा भी अगर आपके कोई लोग इस तरह के काम करते हैं तो ये सही नहीं है। जनता, हम समझते हैं कि जनता ने हमें समझ लिए कि जिस हिसाब से हमें विपक्ष में बैठाया हमारी गलती थी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वही नेता है जिन्होंने इतने वर्षों तक जनता को दबाए रखा, मैं कुछ कहना चाहती हूं, उनको अधिकार नहीं दिए। जी क्या जी कुछ कहना है एहतेशाम जी, अब गणतंत्र की बात कर रहे हैं, मैं उनको दो चीज याद दिला दी थी। 310 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2018 से लेके 25 के अंत तक मारे गए हैं। मारा किसने? तृणमूल ने। तब आपको गणतंत्र की याद नहीं आई? दूसरी बात, हम 3-4 नाम बता रहे हैं, अभी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तब वो विपक्ष नेता थे, नेता विपक्ष थे, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था कोच बिहार में। हमारे जो तब तक प्रदेश अध्यक्ष थे सुकांतु मजुमदार, यूनियन मिनिस्टर निशित प्रामाणिक, उससे सबसे बड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी। जब इनके ऊपर अभिषेक बैनर्जी के डायमंड हार्बर में आक्रमण हुआ था, तब कहां गए थे इनके गणतंत्र के इतना पाठ? याद नहीं रहा था तब गणतंत्र की बात? तब इनकी पुलिस खड़ी होकर, आज तो अभिषेक बैनर्जी जी को सेंट्रल फोर्स और पश्चिम बंगाल की पुलिस उनको वहां से सुरक्षित बाहर लेके आए। और हमारे जब ऐसे घटना घट रही थी तब इनके जमाने में पुलिस प्रशासन सब कोई उल्टा तरफ देख रहे थे। तब गणतंत्र की याद नहीं आई किया जी, तब शायद उम्मीद भी नहीं की जाती थी पुलिस से कि वो सुरक्षा करेगी। लेकिन फिलहाल बदलाव हम देख पा रहे हैं। प्रकाश जी, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? बदलाव हमें नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं करप्शन पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुकुल जी, देखिए जो घटना हुई है वो सभ्य समाज में और एक गणतांत्रिक देश में अपेक्षित नहीं है, लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए कि आज की जो घटना हुई है वो जनता का स्वतः स्फूर्त उठता हुआ रोष है। ये किसी पार्टी का बैनर नहीं था, किसी पार्टी के वहां झंडे नहीं थे, किसी पार्टी के नारे नहीं लगे हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के पहले डीजे बजा देंगे, छाती में दम है तो आकर देख लेना, प्रधानमंत्री के बारे में गंदी बातें, अमित शाह जी के बारे में गंदी बातें कहना, और ये सारी चीजें। और ममता बनर्जी का वो डायलॉग याद कीजिए, कहा था कि जब तक हम हैं और हमारी सरकार है तब तक आप सुरक्षित हैं। ये बातें पश्चिम बंगाल की जनता को रास नहीं आई, न सिर्फ उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, और आज स्पष्ट रूप से
जनता ने जो कुछ किया है उसमें एक भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। अभी केया दीदी ने बताया कि उनकी पार्टी के 310 लोगों की हत्याएं हुई। ममता बनर्जी क्या एक भी हत्या की स्वीकार करती थी? और क्या उन्होंने पुलिस पर कोई कार्रवाई की? उसके अलावा संदेश खाली में निर्लज्जता की तमाम पराकाष्ठाएं इनकी पार्टी ने पार कर दी और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के शेख शाहजहां को सामाजिक कार्यकर्ता होने का खिताब बांटती रह गई। जगह जगह पर महिलाओं पर अत्याचार हुए। आज जो महिलाओं ने वहां पे अंडे फेंके या जो कुछ घटना हुई, उनके जबान से जो शब्द निकले हैं, उनकी एक ही बात निकली, इलाके का विकास नहीं हुआ। और जब अभया आरजीकर कांड की अभया के ऊपर में इतना निर्लज्ज अपराध हुआ, तब ममता बनर्जी की सरकार कहां थी? इसका जवाब अभिषेक बनर्जी आज तो क्या 100 साल तक नहीं दे पाएंगे। और जो आपने इसके प्रारंभ में जो भ्रष्टाचार पर शुभेंदु अधिकारी जी और भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो बात की है, मैं तो केया दीदी को बैठा हूं। केया दीदी यहाँ की बड़ी अच्छी और बड़ी जुझारू नेत्री है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुभेंदु दा को वे बताएं कि अगला मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो तो तृणमूल पार्टी के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की आवश्यकता है। जी, की बात कर लीजिए, हर स्तर पर हम देख पा रहे हैं जो कार्रवाई की तो जा रही है, लेकिन केया जी अगर देखा जाए, क्योंकि फिर चाहे घुसपैठ की हम बात करें, सीमा सुरक्षा की बात की जाए, महिलाओं के सम्मान की बात की जाए, 7वें वेतन आयोग के गठन की वहां पर बात की जाए, तमाम हमने कार्य देखे हैं जो शुभेंदु सरकार ने किए हैं 9 तारीख के बाद से लेकर आज तक की अगर बात की जाए। लेकिन क्या उसी वजह से एक हड़कंप का जो माहौल है वो टीएमसी में है? क्योंकि टीएमसी से कई ऐसे नेता हैं जो कि अब उसको छोड़ना चाह रहे हैं, और जो जिस असंतोष की हम बात कर रहे हैं जो कि जनता में है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भी है शायद। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आप बोल रहे कि छोड़ना चाहते हैं, निखिल जी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। यस्टरडे कल चंदन नगर म्यूनिसिपैलिटी का जो 33 में से 31 सांसद काउंसिलर पार्षद वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर ये जो जनरोष है ये उनके ऊपर नहीं आए, क्योंकि बहुत घोटाले उन्होंने किया है, बहुत लोगों को लाया है। माँ माटी मानुष के आड़ में कितने माओ के उन्होंने कोख खाली किया है, कितने मिट्टी को उन्होंने खून से लथपथ किया है और कितने मानुष को उन्होंने शोषण किया है। तो अब ये छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए, तृणमूल के एकदम जो तृणमूल स्तर के जो कार्यकर्ता थे, उनके दिल में वो तो उनको 25-75 का वो भाग नहीं मिलता था। वो अंदर से दिल से ममता बनर्जी को विश्वास करके वो तृणमूल करते थे। लेकिन उनको क्या मिला? इनके पास ना इनका नेता, सब कोई बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, पार्षद बोल रहे हैं, केएमसी के पार्षद बोल रहे हैं, इनके सांसद भी बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने बनर्जी परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं सोचा। तो पश्चिम अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पार्टी कोलीग्स के लिए, सीनियर कार्यकर्ताओं के लिए अगर कोई नहीं सोचता है, तो अब सोचिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इनके लिए क्या सोचा होगा। और उल्टे तरफ क्या हुआ, हमारी सरकार 1 महीना भी नहीं हुआ, अब देखिए पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर है, भारत की जो बॉर्डर है, उनको सुरक्षित करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार ने जमीन हैंडओवर कर दिया। ममता बनर्जी नहीं कर सकती थी, 1 दिन में कर सकती थी, लेकिन उनको 1 दिन में नहीं, उनको 1 सेकंड में उनको हिंदुओं को डराना होता था। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता, निखिल जी, बिल्कुल, और ये तो बड़ा सवाल भी है कि अगर सीएम से एक्स सीएम बना दी, अगर चाहते तो शायद काम हो सकता था। शामिल जी, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जो रिकवरी हो रही है, जो नकदी पकड़ी जा रही है, हथियार बरामद हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो कहीं ना कहीं एक भागम-भाग की स्थिति है, एक दहशत है, उसी वजह से शायद इतनी ज्यादा हलचल है। और तमाम जो हम कह सकते हैं अवैध तरीके से जो नकदी जब्त की गई थी, जो गरीबों का हक था, जो अगर देखा जाए जो कि जनता के पास जो उनका अधिकार था, उनको मिलना चाहिए था, वो टीएमसी नेताओं के घरों से मिल रहा है, वो टीएमसी नेताओं के घर से बरामद हो रही है। फिर चाहे हम कैश की बात करें, दूसरी सामग्रियों की बात की जाए, राहत सामग्री तक नेताओं के घर से मिल रही है। एकदम स्पष्ट रूप से इस बात की मैं एक्सेप्ट करता हूं जो केया जी बोल रहे हैं। हम लोगों की पार्टी में दुर्नीति तो हुआ है, जिसके लिए आज देखिए, आज सोच नहीं सकता था कि खेत में मतलब धान चावल और कुछ उपजने के बजाय आज रुपया हो दिखाई दे रहा। तो ये कहीं न कहीं दुर्नीति हमारी पार्टी में हुआ है, और उसका समझिए जीता जागता सबूत है जो हमें विपक्ष में यहाँ की जनता ने बैठाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रकाश चंडालिया जी एक बात बहुत अच्छी बात कहे हैं कि मतलब जब जिस हिसाब से नए मंत्रिमंडल का जब गठन हो, तो केया जी से उन्होंने कहा कि खासकर जो दुर्नीति, ये बात सही है कि कहीं न कहीं हमारी पार्टी दुर्नीति में लिपटी हुई थी, इसका जीता जागता सबूत है कि मुस्कुराइए नहीं, हकीकत है। हमें एक्सेप्ट करने में जो भी गलत है तो वो गलत है,
और जो सच है तो उसको सामना करना पड़ेगा, सच्चाई का हमेशा सामना करना पड़ेगा। जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ वो भी एक सच्चाई है, उसको भी मानना आपको पड़ेगा कि शायद उनकी ही करनी थी जो कि अब सामने आ रही है। जिस तरीके से हालात रहे हैं पिछले 1.5 दशक की बात की जाए, उससे पहले की अगर बात की जाए, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी थी। और खासतौर से प्रकाश जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अपनी जो करनी है शायद वो इस तरीके से बाहर आ रही है, लेकिन उन्हें यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थी। अगर वो नहीं होती मौके पर तो शायद जो तस्वीरें हैं कुछ और ही नजर आती। मुकुल जी, मैं तो कहूंगा कि उनको सुरक्षा बल का, कलकत्ता पुलिस का और केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के साथ साथ जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस जनता ने सिर्फ अंडे फेंके हैं, बम बारूद, बम के गोले नहीं फेंके जो उनकी तृणमूल पार्टी। यही बदलाव है। ममता बनर्जी की सरकार होती थी तो हम देखते थे किस तरीके से बमबारी हो जाती थी। जी बिल्कुल। और आपने देखा, मैं आपको 2 लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में क्या कहा कि सारा काम भाजपा ने किया है। भाजपा का कोई झंडा नहीं, कोई नहीं, स्थानीय लोकल बस्तियों में, गांव में रहने वाले लोग थे। और उसके बाद अभी अस्पताल का खेल मैं आपको बताऊं, उसके बाद में कलकत्ता के प्राइवेट हॉस्पिटल में अभिषेक बनर्जी गए हैं, ममता बनर्जी भी अस्पताल में पहुंची हैं। प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छोड़ दिया गया, उनको चोट नहीं आई। अस्पताल ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने जैसी स्थिति नहीं थी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी जो करनी है वो सामने आ रही है, लेकिन कथनी जो है उसमें भी एक हम कह सकते हैं बड़ा अंतर यहाँ फिलहाल नजर आता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नजर आती है और एक बड़ा बदलाव बंगाल में हम देख सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत दौरे पर पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत बनाने की दिशा में भारत म्यांमार अब आगे बढ़ रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत दौरा कितना खास है, किन मायनों में अहम है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मीन आंग हलाइंग 5 दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर म्यांमार के राष्ट्रपति की आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। तीस मई से 3 जून तक चलने वाले इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने समेत विभिन्न पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भारत म्यांमार व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति 2 जून को मुंबई का भी दौरा करेंगे। इन यात्राओं के दौरान वे व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद मीन आंग हलाइंग का ये पहला विदेशी दौरा है, इसलिए इसे म्यांमार और भारत के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की कोशिश म्यांमार के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति आधिकारिक भारत दौरे पर शनिवार को बिहार पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि मंदिर से की। म्यांमार के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन और पूजन भी किया। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग की ये आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को नई गति प्रदान करने और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने म्यांमार के राष्ट्रपति की जो ये आधिकारिक यात्रा है किन मायनों में खास है, उसके चलते किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडी का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एमडी। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। बस 2000 एयर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा। और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडी का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एमडी। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए।
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। बस 2,000 अगर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। और आइए बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। अब वह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की। कर्नाटक में कांग्रेस के सियासी नाटक के बीच डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए सीएलपी की बैठक विधान सौध में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शिव कुमार के नाम पर मोहर लग गई। डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव सिद्धारमैया ने रखा था। कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वर ने इसका अनुमोदन किया। बैठक में सभी ने एक मत से इसका समर्थन किया। कर्नाटका लेजिस्लेटिव पार्टी unanimously elected D.K. Shivakumar as the leader of the legislative party of Karnataka Congress. Siddaramaiah ji proposed the name of D.K. Shivakumar. कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने डीके शिव कुमार को 3 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु स्थित लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक में सियासी हलचल पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए चुना था, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने ही फायदे के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना था वहां सरकार चलाने के लिए और जनता के भलाई के लिए। कांग्रेस अपने नेताओं की भलाई में लगी हुई है। इनको ये पद देना है, इनको ये पद देना है, यहाँ साटा होगा, यहाँ एग्रीमेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कर्नाटक की जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। कर्नाटक में अब सबकी नजर नए मंत्रिमंडल पर टिकी है। कांग्रेस आला कमान इस पर लगातार मंथन कर रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 से अधिक डिप्टी सीएम हो सकते हैं और सिद्धारमैया मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बेंगलुरु से ज्योति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली इतिहास को समर्पित एक अनूठी सौगात आज जनता को लखनऊ में मिली। दरअसल यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। 19 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह ओपन एयर म्यूजियम भारतीय नौसेना की वीरता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्र सेवा की गौरवगाथा को प्रदर्शित करता है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की भूमिका की सराहना की, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और विकास के मजबूत संबंध पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 19 करोड़ की लागत से निर्मित यह खुला संग्रहालय भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को समर्पित है। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित यह वाटिका सीजी सिटी में विकसित की गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सशक्त सेना और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के दम पर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका और योगदान को भी सराहा। हम सुरक्षित हैं, तभी तो हम यहाँ त्योहार मना पाते हैं, यहाँ पर हम व्यापार कर पाते हैं, अपने बच्चों को हम ठीक तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो यह जो शौर्य वाटिका और यह म्यूजियम जो यहाँ बना है, यह केवल स्थापत्य कला या बनावट का नमूना भर नहीं है। ये हमें हर पल हमारी सेनाओं की याद दिलाती रहती है और हमारे भीतर उनके प्रति कृतज्ञता का जो एहसास है उसको भी ताजा करती रहेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं।
सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। नौसेना शौर्य वाटिका में स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण होगा। नौसेना शौर्य वाटिका के जरिए लोगों को भारतीय नौसेना के योगदान और पराक्रम को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इसमें INS गोमती के कलाकृतियों और हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है, जिसे 34 वर्ष की सेवा के बाद 29 मई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। हमारी नौसेना की जबरदस्त तैयारी ने यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रही। एक मजबूत सेना और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के दम पर एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने पर जोर भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देखा आपने किस तरीके से नौसेना की जो शौर्य वाटिका है, अब इस तक लोग जो पहुंचेंगे जान सकेंगे कैसे लगातार नौसेना जो है अपनी मेहनत, परिश्रम, अपने अदम्य साहस के बलबूते कैसे लगातार देश को मजबूती देती आ रही है। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को ReKYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYCR पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। जी हां, खासतौर से पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी तनातनी कम होती अब नजर आ रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौते मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका हुआ है। मगर सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका में बात बनेगी या टेंशन बढ़ेगी? क्या ईरान अमेरिका में बनेगी बात? अमेरिका ईरान के बीच भले ही सीज फायर जारी हो, मगर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और वो टेंशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने सलाहकारों के साथ बैठक की, लेकिन ईरान के साथ युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने और हॉर्मूज को फिर से खोलने संबंधी प्रस्तावित समझौते पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर संघर्ष। अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानने वाला अमेरिका चाहता है कि भविष्य में ईरान कभी भी परमाणु हथियार या बम ना बना पाए। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट को तुरंत खोला जाना चाहिए और यहाँ किसी तरह की कोई टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ बिछाई गई सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाया जाना चाहिए। न्यूक्लियर डस्ट, अमेरिका ईरान आमने सामने। दरअसल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों इस्फहान, फोर्डो और नंताज पर हमला किया था। यहाँ ईरान का एनरिच यूरेनियम दबा पड़ा है। ट्रंप इसे ही निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। न्यूक्लियर डस्ट जमीन के बहुत नीचे दबी हुई है और अमेरिका खोदकर बाहर निकालना चाहता है।
क्या है ईरान की प्लानिंग? बताया जा रहा है कि ईरान अधिकारी फिलहाल युद्ध समाप्त करने पर ध्यान लगा रहे हैं और इस समय परमाणु योजना के विवरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान शर्तें तय करेगा, नगद के बदले नगद, लाभ के बदले लाभ, मुफ्त में कुछ नहीं। अमेरिका ईरान के बीच बड़ी तनातनी का आखिर कब अंत होगा, ये दुनिया जानना चाह रही है और हिंदुस्तान भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत की नीति स्पष्ट है कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए और टेंशन के बजाय ट्रेड पर फोकस होना चाहिए। लिहाजा आने वाले दिन बेहद अहम है क्योंकि यह तय होगा कि आखिर महायुद्ध का सायरन बजेगा या फिर शांति की उम्मीद दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो समझौते पर जो सस्पेंस है वो देखना होगा, वो किस तरफ जो है वो करवट बैठता हुआ नजर आता है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि कल 31 मई को सुबह 11 बजे मन की बात का एपिसोड देखना ना भूलें। समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है। और आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्रप्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। दो 2014 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश की बागडोर संभाली और उसी के साथ बदला कृषि नीति का ढांचा, किसान की तस्वीर और खेती की तकदीर भी। मोदी सरकार ने कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नई योजनाओं को किसानों और खेतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम सिंचाई योजना, डिजिटल खेती, एआई और ड्रोन तकनीक के उपयोग सहित एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे बड़े मॉडल पेश किए। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में कृषि और किसान की कितनी बदली तकदीर और तस्वीर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में
हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों तक सिंचाई पहुंचाना, पानी की बचत करना और आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में देश भर में 100% नीम कोटेड यूरिया लागू किया। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराना, कालाबाजारी रोकना और खेती में यूरिया की दक्षता बढ़ाना था। सरकार के अनुसार नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर बड़ी रोक लगी। इससे किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से धान, गन्ना, मक्का और सोयाबीन की पैदावार में लगभग 17% तक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही कीटनाशकों के उपयोग और खेती की लागत में भी कमी आई। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट और मिशन मोड में की, जिसे बाद में विस्तार दिया गया। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को देश भर में बढ़ाया जा सके। देश के कई राज्यों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। अभूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज्यादा बनी। देश के कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में एमएसपी 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखा आपने पिछले 12 वर्षों में किस तरीके से भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए आज न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी